प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास द्वारका, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले मैं, जैसे कि आप लोग मुझे नियमित रूप से देखते हैं, और बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए, अपने जीवन का वो बहुत बेहतरीन समय मुझे देने के लिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुंडली अध्ययन में सबसे पहले पंचांग पे फोकस करता हूँ। इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को मैं और बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना चाहता हूँ, और मैं इसे ऐसा बनाना चाहता हूँ कि लोग इसे देखें, चाहे वो भले किसी दूसरे की ही कुंडली क्यों ना हो। इसको बड़े स्केल पे, जैसे होता है ना कि मेरा बड़ा मन करता है कि कुंडली विश्लेषण मेरा ऐसा हो कि लोग उसे ये सोच करके भी देखें कि चलो भले किसी दूसरे की कुंडली है, पर मुझे देखना है। मैं इसे इतना ज़्यादा बेहतर और अच्छा बनाना चाहता हूँ। आइए, सबसे पहले इनकी कुंडली का पंचांग, उसके लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदर कुछ अच्छे बदलाव, कुंडली को देखने का तरीका, कुंडली पढ़ने की रीति, इन सभी विषयों पे भी मैं गहराई से विचार कर रहा हूँ और उसमें निरंतर बदलाव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो पंचांग है उसमें बनता है, जन्म होता है व्यक्ति का भाद्रपद माह में। भाद्रपद माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो देखने में बड़े सुंदर और डिलडॉल, मतलब थुलथुले शरीर वाले होते हैं। दक्षिणायन में जितने भी पापग्रह होते हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु आदि, ये सारे ग्रह बलवान होते हैं। इनका बल बढ़ जाता है, और इनका बल बढ़ जाता है इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत संघर्षों के योग भी बन जाते हैं। जन्म होता है कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में जन्म है और रात्रि का जन्म है। अब जरा ध्यान से देखें तो शुक्ल पक्ष के रात्रि का जन्म उत्तम और शुभ परिणाम देने वाला होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष के रात्रि का जन्म शुभ नहीं होता। ये कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क को, बुद्धि को, धन को, व्यवस्था को, व्यापार को और दिनचर्या को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, चंद्रमा जब जन्म हो रहा था बिल्कुल ही उपस्थित नहीं थे, क्योंकि एक तो कृष्ण पक्ष, ऊपर से एकादशी तिथि, तो बिल्कुल ही अंधेरा छाया है। मतलब जन्म के समय पे सूर्य की भी रोशनी नहीं रही, क्योंकि वो दक्षिणायन में है, और चंद्रमा की भी रोशनी नहीं रही, क्योंकि वो कृष्ण पक्ष के हैं। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में सूर्य और चंद्रमा के अनुपस्थिति के कारण इम्यून कमज़ोर हो सकता है, स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। या ये भी बात कह सकते हैं कि कृष्ण पक्ष के एकादशी और रात्रि के जन्म होने से व्यक्ति के निरंतरता में कमज़ोरी आएगी। वो कोई भी काम निरंतरता से नहीं करता है, या अगर करता भी है तो उसमें किसी न किसी तरीके का हस्तक्षेप परिस्थितियों का बना रहता है। पुनर्वसु नक्षत्र, ये बढ़िया है, मतलब इसे आप बलवान कह सकते हैं। ये नक्षत्र बहुत ही बेहतरीन है, जो जातक को भी बेहतरीन बनाता है। ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है इसके जो स्वामी देवता हैं, वस्तुतः तो ये नक्षत्र गुरु का है, पर इसके स्वामी देवता भगवान सूर्य अदिति हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें ओम अदितये नमः इस मंत्र का जप करना होगा। और इतना ही नहीं, श्वेत आक के पुष्प की जड़ गुरुवार के दिन उखाड़ करके अपने गले में चांदी के ताबीज में धारण करना चाहिए। शिव जी की निरंतर पूजा, सफ़ेद चंदन शिव जी को अर्पित करें, और ओम अदितये नमः इस मंत्र का निरंतर प्रत्येक दिन 108 बार जप करें। इसके साथ साथ अगर मैं बात जो देख रहा हूँ उसमें कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि के चंद्रमा के पापक होने के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा ये इरेगुलर एक्टिविटी के साथ आते हैं, या कई बार व्यक्ति को जो धन भी उसे कमाने की स्थिति बनती है वो कई बार कुछ दिमाग लगा करके, तिकड़म के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, कई बार टेबल के नीचे से भी धन कमाना पड़ता है। मतलब आवश्यकता कई बार ज़्यादा बढ़ जाती है और आमदनी कई बार थोड़ी कम सी रहती है। उस कमी को पूरा करने के लिए ही व्यक्ति को झूठ और दलाली वगैरह का काम भी करना पड़ता है। वरीयान योग, ये सामान्यतः ठीक ठाक है, जो आयुष और रोग को ठीक रखता है, पर फिर भी यहाँ ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण मैं इसे बहुत अच्छा कहूँगा। ब्राह्मण वर्ण के कारण व्यक्ति के जीवन में शुद्धता है, सात्विकता है, नैतिकता है। देवगण के होने के कारण लोगों की सेवा है, शुद्धता, सात्विकता, गांभीर्यता
और बहुत मजबूती से अच्छाई, मतलब यहाँ पे ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य भी ठीक है, मैं उसे कमज़ोर नहीं कहूँगा। चरित्रवान है, ज्ञानी है और सुखी है, परोपकारी है, कर्तव्यनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है और दयालु भी है, और इतना ही नहीं न्यायप्रिय भी है। तो ये सारे गुण ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण होगा। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें पंचांग में गड़बड़ी क्या है? पंचांग में गड़बड़ी है कृष्ण पक्ष के एकादशी के चंद्रमा और ऊपर से रात्रि का जन्म। तो कृष्ण पक्ष के एकादशी का जन्म और रात्रि का, तो ये चंद्रमा को डिमोलिश करेंगे। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, इम्यून, निरंतर एक रूटीन फॉलो करने में जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है। अब मैं ग्रहों की स्थितियों पे लेके आता हूँ। लग्न, नवांश और दशमांशा में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, इसका अवलोकन कर लेते हैं। अब आइए शुरू करते हैं इनकी कुंडली के बैठे ग्रह जो लग्न, नवांश और दशमांशा में किस तरीके की स्थिति बना के बैठे हैं। तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। कई बार मैं कुंडली अध्ययन जब करता हूँ तो भावों से करता हूँ, कई बार लग्न से करता हूँ, कई बार ग्रहों से करता हूँ। तो आज बारी ग्रहों की है कि ग्रहों को समझते हैं कि सूर्य कहाँ के स्वामी हैं, कहाँ बैठे हैं, कितने अंशों पे हैं और किस राशि में बैठे हैं, उनको कहाँ बैठना चाहिए था। तो प्रथमतया सूर्य इस कुंडली के लिए 6वें भाव के स्वामी होते हैं और नवांश कुंडली के लिए 3रे भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ भी इनको एक अच्छा घर नहीं मिला और यहाँ भी इनको एक अच्छा घर नहीं मिला। तो सूर्य बनते हैं 6ठे भाव के स्वामी और जा करके बैठे हैं। देखिए मैं छोड़ दिया हूँ, मुझसे तो ये बात होती ही है, जब कभी भी मैं बोर्ड बनाता हूँ तो कुछ न कुछ मुझसे छूटता है, ये पक्की बात है। यहाँ सूर्य बैठे हैं और केतु बैठे हैं। तो 6ठे भाव में बैठे हैं सूर्य अपनी राशि के, और नवांश चक्र में वो सूर्य बैठे हैं 3रे भाव के स्वामी होकर के। देखिए सूर्य के परिवर्तन शुक्र से हो रहे हैं। तो ये एक बिगड़ी हुई बात थी जो बन गई। मतलब ग्रह किसी ग्रह से संबंध अगर बना लेता है और परस्पर सूर्य और शुक्र बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं, व्यक्तित्व इन दोनों का अलग अलग सा रहता है। और यहाँ पे सूर्य राहु और केतु के संपर्क में है, राहु की दृष्टि है और अन्य किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अंश बल में वो सूर्य 20 अंश के बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, और वो शुक्र जन्म कुंडली में पंचम स्थान में 4 नंबर की राशि में बैठे हैं। अब जरा ध्यान से देखें तो सूर्य यहाँ अपनी राशि के, लेकिन इनका प्रतिफल अगर थोड़ा कमजोर होगा तो इनको वापस एक अच्छा बल मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि उस भाव के ठीक पीछे 2 शुभ ग्रह बैठे हैं और अच्छे ग्रह बैठे हैं, कोई खराब नहीं बैठे हैं। क्योंकि मीन लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा पंचमेश होते हैं और शुक्र जो बैठे हैं वो जरा ध्यान से देखें तो पराक्रमेश होकर के बैठे हैं। तो थोड़ी बहुत तो संशय वाली स्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि पंचम भाव से शुक्र का संबंध बन रहा है। तो व्यक्ति की इच्छा बड़े ही लंबे चौड़े वाली, मतलब होता है ना जैसे कि बहुत बड़ी इच्छा वाला, ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन सूर्य का प्रतिफल इस शुक्र और चंद्रमा के कारण अच्छा होगा। और चूंकि शुक्र जहां बैठते हैं उसके ठीक अगले घर की वृद्धि करते हैं, तो यहां व्यक्ति को नौकरी और पद वृद्धि के साथ अनुभव और पराक्रम होने के साथ साथ उसके साहस में बल वृद्धि कर देंगे। जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु बैठे हैं, वो सूर्य को देख रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को धन कमाने के लिए थोड़ी दूरी तय करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे सूर्य जो बैठे हैं वो सामान्यतया अच्छे बैठे हैं, कमज़ोर नहीं बैठे हैं। पर हाँ एक बात तो ज़रूर है कि उनको अच्छा भाव कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ भी उनको अच्छा भाव नहीं मिला है, यहाँ भी वो तृक भाव के स्वामी हैं और यहाँ भी वो बनते हैं तो द्वितीय भाव के अधिपति होकर के मारक भाव ही बनता है, जहाँ पे राहु पहले ही उसका काम बिगाड़ रहे हैं। तो इसका अर्थ होगा कि राहु के कारण, क्योंकि राहु दशमांशा चक्र में भी सूर्य की राशि में, नवांशा चक्र में भी जो संबंध बन रहा है सूर्य का, वो देखिए राहु से बन रहा है, राहु और केतु के संपर्क में है। इसका मतलब ये होगा कि हमें सूर्य की दशा में अपने साहस, अपनी बल बुद्धि, पराक्रम, अपने मित्र शत्रु, स्वास्थ्य, दिनचर्या, इन सभी चीज़ों पे फोकस करना होगा, क्योंकि ये दशा कई बार आपको डेविएट या परेशान कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की, जो इस कुंडली के लिए, मीन लग्न की कुंडली के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं। और अभी
अगर बात करें तो मीन लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं और उनके साथ शुक्र बैठे हैं, यानी कि चतुर्थ के पंचम के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी पैदा करते हैं, क्योंकि अष्टमेश का पंचम भाव में बैठना एक अच्छे भाव का स्वामी नहीं है वो, तो पंचम भाव में बैठेगा तो कई बार एजुकेशन में और कई बार व्यक्ति के कंसंट्रेशन को लूज करेगा। इतना ही नहीं, वो पंचम भाव में दो शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छा परिणाम देंगे स्वास्थ्य के मामले में। शुक्र और चंद्रमा की दशा स्वास्थ्य के मामले में अच्छी जाएगी, पर फिर भी दिमाग को भटकाने का काम यहाँ भी होगा, क्योंकि शुक्र तृतीय भाव के स्वामी हैं, पंचम में बैठ रहे हैं, तो आपकी दूरी है वो आपके परिणाम से कई बार बढ़ा देते हैं। मतलब उस दशा काल में व्यक्ति को हो सकता है कि नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, या यहाँ पे भी कई बार होता है कि नौकर चाकर से या भाई के जो दोस्त के भाई होते हैं उनसे कई बार संघर्ष बढ़ जाता है। या कई बार यहाँ पे ये भी होगा कि व्यक्ति जो है वो अपने मित्र को शत्रु बना लेता है, शत्रु को मित्र बना लेता है। परिवार के लोग जिसके शत्रु हैं उस परिवार के लोग आपके मित्र हो गए, मतलब परिवार जिसको आप शत्रु मानता है आप उसको मित्र मान लेंगे, और जिसको मित्र मानता है उसकी आपसे बनेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति अष्टम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठ करके इस कुंडली के लिए कर रहे हैं। दूसरा, जब मंगल की बात करेंगे तो सूर्य चंद्रमा के बाद मंगल हैं इस कुंडली के लिए। लग्न में बैठे हैं, लग्नेश के मित्र होते हैं, धन और भाग्य भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं। यहाँ से व्यक्ति के जीवन में परोपकार, दया, सहिष्णुता और बहुत ही ज़्यादा एकदम शांत प्रवृत्ति, नेचर अच्छी, धर्म को पालन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मंगल देते हैं, साहसी बनाते हैं, डिप्लोमेसी देते हैं। उसके बाद व्यक्ति के अंदर फुर्तीलापन डालते हैं, क्विक रिएक्शन करने वाला बना देते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े कद का तो नहीं, पर मतलब घुंघराले बालों वाला मीन राशि में बैठे हैं, तो बड़ी ही चमक, अपनी मुस्कान से सबको मोहित कर लेने वाला, फुर्तीला, ऐसा जो तुरंत ही पाला बदल ले और तुरंत मतलब कुश्ती में एकदम माहिर, तेज, प्रखर बुद्धि का, प्रसन्न रहने वाला, दूसरों की मदद करना और थोड़ा बहुत कभी कभी दुखी मानसिकता का। मीन लग्न के लोग थोड़े बहुत दुखी होते हैं, तो मीन राशि में मंगल के बैठने का जहां धर्म, दया, सहिष्णुता ऐसा रहेगा, पर मीन लग्न के प्रभावों के कारण ये सब सारे गुण और गुण देखने को मिल जाएंगे। तो मंगल लग्न में बैठे हैं, 16 अंश के बैठे हैं, रेवती नक्षत्र के बैठे हैं, लग्न भी रेवती का है। अब रेवती नक्षत्र को आप लोग जानते हैं, ये मीन राशि के अंतर्गत रेवती नक्षत्र आता है और ये गंडांत नक्षत्र कहा गया है। मतलब एक गंडांत का अर्थ होता है कि एक नक्षत्र समाप्त हुआ और दूसरा नक्षत्र आरंभ हुआ। वैसे ही गंडांत लग्न का अर्थ होता है कि एक राशि का लग्न समाप्त हुआ, दूसरा शुरू हुआ। तो मीन राशि और मेष राशि ये गंडांत लग्न कहे गए हैं। मतलब मीन राशि का समापन और मेष राशि का आरंभ। तो मीन राशि का अंतिम 3 अंश और मेष राशि के आरंभ के 3 अंश गंडांत में चले जाते हैं। वैसे ही वृश्चिक और धनु, मतलब वृश्चिक राशि के अंतिम 3 अंश और धनु राशि के आरंभ के 3 अंश, और वैसे ही फिर कर्क और सिंह, मतलब कर्क राशि का अंतिम 3 अंश और सिंह राशि के आरंभ के 3 अंश, ये गंडांत लग्न कहे जाते हैं। और वैसे भी गंडांत में आप जब देखेंगे तो ये जो नक्षत्र है तो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये मीन राशि के अंतर्गत आने वाले नक्षत्र होते हैं। और मीन राशि में ही जब मंगल बैठेंगे तो अग्नि तत्व के ग्रह होकर के और जल तत्व से संबंध बनाएंगे, तो कई बार ये व्यक्ति को परिस्थिति को समझने वाला नहीं बना देते। मतलब कई बार मंगल की दशा आएगी तो व्यक्ति जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति के कारण गलत निर्णय ले सकता है। हालांकि मीन राशि के लोगों में जब मीन लग्न बना है तो इसमें भविष्य को देखने की शक्ति बड़ी अद्भुत होती है। इनका कोई शत्रु नहीं होता, ये सबको मित्र बनाना चाहते हैं। भले ही दुनिया इनके साथ कुछ नुकसान कर दे, पर ये किसी का नुकसान नहीं करते। खुद का भाड़ा दे के दूसरे को उसके रास्ते तक पहुंचाएंगे, खुद पैदल चलेंगे, ऐसी इनकी प्रवृत्ति होती है। तो कहने का अर्थ है कि मंगल देव का प्रभाव एक तरफ जहां साहसी और डिप्लोमेसी दे रहा है, वहीं मीन राशि का प्रभाव जातक को इस तरीके का नेचर दे रहा है। मतलब दयाशीलता, दयावान होना, परोपकार होना, परोपकार करना, ऐसा दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए अपना नुकसान उठा लेना, इस तरीके का नेचर। दूसरों का, अब दूसरे का जो है वो लोन निकल नहीं रहा है तो आप अपने नाम पे लोन निकाल लेंगे, खुद पैसा भर रहे हैं और वो सामने वाला पता चला कि आपको लोन दे ही नहीं रहा है, उसकी जो किस्त है वो आप अपने हिसाब से अपने तरफ से भर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो छोटी छोटी मूर्खता है वो मीन राशि और मीन लग्न वाले करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरे का जिम्मा अपने माथे लेते हैं, दूसरों की जिम्मेदारी अपने माथे लेंगे और खुद का माथा पीटेंगे, और लेकिन ज़बरदस्ती उनसे कभी कह नहीं पाएंगे कि देखो तुम्हारे कारण मुझे परेशानी हो रही है। तो इस तरीके का जो नेचर होता है ये मीन लग्न के लोगों का होता है।
लग्न का मान 21 अंश का है, मंगल वहीं लग्न में बैठे हैं, भाग्येश होकर के, धनेश होकर के, तो प्रवृत्ति धन की तरफ है और व्यक्ति धनवान होगा भी। केंद्र में जरा ध्यान से देखें तो बुध बैठे हैं जो सप्तमेश होते हैं। मीन लग्न, धनु लग्न, कन्या लग्न और मिथुन लग्न की जो कुंडलियां होती हैं उसमें सप्तम भाव बाधक होता है, तो यहाँ पे बुध बाधकेश हो जाएंगे और बाधक बनेंगे भी। तो विशेषतया यहाँ बुध मारक भी होंगे, बाधक भी होंगे, शनि भी मारक और बाधक हो जाएंगे, क्योंकि बाधक भाव पे जो ग्रह देखता है वो भी कहीं ना कहीं बाधा देता है। तो शनि की दशा और बुध की दशा और साथ ही साथ मंगल की दशा भी कई बार व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी परेशानियां या जल्दबाजीपन में निर्णय लेने के कारण नुकसान के कारण बन सकते हैं। इसका अर्थ होगा कि सप्तम भाव पे गुरु भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, तो इसका बुध बैठे हैं, तो हमें इन दशाओं में जब कभी भी इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो हमें कारोबार में छोटी मोटी बाधाएं देखने को मिल जाएंगी, या इसी के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार उत्कृष्टता या सफलता जितने लेवल की मिलनी चाहिए वो मेहनत करने के बाद नहीं मिलती है। पर प्रमुख बाधक ग्रह बुध होंगे। मारक ग्रह में शनि आ जाएंगे, क्योंकि इस कुंडली के लिए 12वें भाव के स्वामी हैं, सप्तम को देख रहे हैं। और जरा ध्यान से देखेंगे तो मंगल और शनि दोनों ही एक दूसरे से केंद्र में हैं। ये ठीक बात नहीं होती है। ऐसी अवस्था के कारण मंगल से केंद्र में शनि है, मंगल पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, बुध देख रहे हैं तो ये भी बाधक होकर के देख रहे हैं। तो कारण होगा कि यहाँ मंगल के लग्न में होने के कारण कई बार एक तरीके से जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, और केंद्र में शनि और मंगल के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसके कारण व्यक्ति क्विट होना चाहेगा, छोड़ देना चाहेगा, बीच में से खत्म करो कहानी, मुझे लेना देना नहीं है। तो जिम्मेदारी बढ़े, दबाव बढ़े, प्रेशर बढ़े, तो कई बार व्यक्ति इस तरीके की जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में आता है। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी रहती है। ये मैंने आपसे मंगल तक की चर्चा की है। बुध के बारे में अगर आप विचार करेंगे तो मंगल रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, ये बात मैं बता दूं। बुध जो हैं वो कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, 15 अंश के बैठे हैं, उस पर शनि और गुरु का प्रभाव है। और बुध के अंदर जो कोमलता आ रही है, दिनचर्या को लेकर के जो सॉफ्टनेस आ रही है, पड़ोसियों के साथ जो मजबूत और मधुर संबंध आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बुध से आ रहे हैं। कृतज्ञता, ब्राह्मणों का आदर, गुरुजनों के प्रति सम्मान, कृषि के विषय में जानकारी, पर्यावरण के प्रति चिंता, उसके बाद अपनी बातों को मधुरता से अच्छाई के साथ रखने का बल, तार्किकता, ब्राह्मणत्व, धार्मिकता, इन सभी चीज़ों के द्योतक इस कुंडली में बुध बन रहे हैं। अनुशासन, तकनीक की समझ और धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा, ये सब उन पे पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि शनि और गुरु के कारण आ रही है। उस बुध के ऊपर जो मंगल की दृष्टि पड़ी है, जिसके कारण व्यक्ति तात्क्षणिक निर्णय लेने वाला बन रहा है, उसी बुध के ऊपर जो मंगल की दृष्टि जा रही है वो व्यक्ति को क्रिएटिविटी दे जा रही है। जबकि बुध इस कुंडली के लिए मैंने बात बताई सप्तमेश और चतुर्थेश होकर के, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के अपने से 4 घर आगे बैठे हैं। शनि चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं और चतुर्थेश को भी देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में माता की लंबी आयु प्राप्त होती है। पर पिता कई बार मतभेदों के कारण हो जाते हैं, पिता के कारण कई बार मन चित्त परेशान रहता है, या कई बार पिता से अनबन थोड़ी सी रहती है, वो अनुशासन ज़्यादा दिखाते हैं, या कई बार वो बहुत ज़्यादा नियमबद्ध होते हैं ऐसा। लेकिन माता का सुख इस कुंडली में, माता का आशीर्वाद, माता के बल से, माता के आशीर्वाद से, अब ऐसा कई बार होता है कि माता हैं या नहीं है, पर नहीं होने के बावजूद भी उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। पितर बन गए, देवलोक में चले गए, जिस भी लोक में गए वहाँ से आपको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। या एक तरीके से व्यक्ति के अंदर मातृगुण ज़्यादा है, पितृगुण कम है। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। लग्नेश होकर के और दशमेश होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं, 11 अंश चौवन कला, रोहिणी नक्षत्र, राहु और केतु से केंद्र में। पर जितनी मेहनत व्यक्ति को करनी चाहिए उतनी मेहनत फिर भी हो नहीं रही है। उसका कारण है कि एक तरफ व्यक्ति लग्न में मंगल के कारण मंगलिक है, मेहनत कर रहा है, साहसी है, पर लग्नेश के तीसरे भाव में जाने के कारण और उस तीसरे भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में कर्क राशि में पंचम भाव में बैठने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति कभी कभी उदासीनता की स्थिति में भी जा रहा है। इसका अर्थ होगा कि जो लग्न के अधिपति का निष्ठ भाव में बैठने का गुण दोष होता है वो निगेटिव है। मतलब यहाँ पे व्यक्ति को मेहनत करने पर विवश कर देते हैं ग्रह। मीन राशि जो होती है वो पाद तल की राशि है, मछलियां जो हैं इसकी प्रतीक हैं, और प्रायः ये एक दूसरे की तरफ चक्कर लगा रही हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये मीन राशि सबसे अंतिम राशि है और ये देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि है।
देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि जल तत्व की राशि है, तो ये आसानी से किसी के ऊपर विश्वास कर लेने वाली राशि है। तो यहाँ व्यक्ति को कई बार ऐसा भी होते देखा जाता है कि कई बार उसका पराक्रम ऐसी जगहों पे भी नष्ट हो रहा है जहाँ उसे समझने की आवश्यकता है। कई बार व्यक्ति उस विषय के, उस व्यक्ति के, उस वस्तु के, उस करियर के क्षेत्र में उस जगह पे भी घुसता हुआ नजर आ रहा है जहाँ से उसको कुछ भी बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है, और व्यक्ति को मेहनत इस वजह से भी करनी पड़ती है। तो कहने का अर्थ होगा यहाँ पे कि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो बुध पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि भाग्य को बलवान बना रही है, और 9वीं दृष्टि लाभ भाव पे जा रही है। लेकिन एक अच्छी बात है क्या कि लाभेश दशम स्थान में कम से कम बैठे हैं। तो यहाँ पे गुरु की जो 9वीं दृष्टि भाग्य लाभ भाव पे जा रही है वो व्यक्ति को कई बार थोड़ी मेहनत करा करके तब लाभ देने वाली बन रही है। मंगल अपने उच्च की राशि से 3 घर आगे हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात होगी। मतलब मंगल अपनी दशा काल में व्यक्ति को रैंडम एक्सेस भी करा सकते हैं। कई बार होता है अचानक से धन लाभ हो जाए, तो ऐसा मंगल और गुरु का प्रभाव, उस गुरु की महादशा में बुध का अंतर, उस गुरु की महादशा में मंगल का अंतर, उस गुरु की महादशा में सूर्य, शुक्र और चंद्रमा का अंतर जातक को लाभान्वित करेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपकी कुंडली के लिए 3य और अष्टम भाव के स्वामी होकर के 5म भाव में बैठ करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। मतलब बैठे तो अच्छे हैं, चाहे किसी भी भाव का स्वामी अगर अच्छे भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं वो बलवान बना देता है या उस भाव से संबंधित कुछ अच्छे परिणाम भी दे जाता है। तो यहाँ पे व्यक्ति के कैरेक्टर को बेहतरीन बना रहे हैं, प्रेमी किस्म का कैरेक्टर बना रहे हैं, ये बात है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति महिलाओं के संपर्क में नहीं रहता है, पर हाँ लोग उसे देखते हैं और सुंदर मानसिकता, अनुभवी बुद्धि, ज्ञान को समझने की शक्ति और अपने बलबूते पर समाज में अपने परिवार का नाम रोशन करना, ये सब शुक्रदेव ही दे रहे हैं। और एक बात और होगी कि शुक्रदेव जो वहाँ बैठे हैं वो भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो निश्चलता प्रायः व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल रहा है। गुरु वहाँ शुक्र जो बैठे हैं वो पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं, 5 अंश के, किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उन्हें कोई नहीं देख रहा है। इस वजह से कम वो आपके जीवन में मेहनत जोड़ने का काम, मेहनत करने के प्रति एक विवेकी और विवेक से युक्त निर्णय, मजबूत इच्छा शक्ति, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री, दाम्पत्य को अच्छे तरीके से बिताना, प्रेम देना, प्रेम प्राप्त करना और यशोवान होना, ये सब शुक्रदेव आपकी कुंडली में बना रहे हैं। और सामान्यतः ये आपको न्यायप्रिय भी बना रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में 12वें के साथ साथ 11वें के स्वामी हैं, पापी भाव के स्वामी हैं, दशम स्थान में बैठ रहे हैं। किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव उन पे भी नहीं है। इस वजह से यहाँ पे कई बार व्यक्ति के जीवन में उसका जो कारोबार होगा वो थोड़ा देर से, विलंब से प्रोग्रेस करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मैंने इस पे एक सिद्धांत बताया था कि जन्म कुंडली का जो 10वां भाव होता है वहाँ पे कोई भी ग्रह अगर बैठ जाता है तो उसकी वृद्धि कर देता है, चतुर्गुणित वृद्धि कर देता है। तो एक तरफ जहाँ 11वें भाव से और 12वें भाव के अधिपति होकर के शनि आपके महत्वाकांक्षा में और आपके व्यय में वृद्धि कर रहे हैं, पर सामान्यतया चूंकि दशम स्थान से इनका संबंध बन रहा है, इस वजह से उसमें ये कहीं ना कहीं कमजोरी दे रहे हैं। क्योंकि दशम स्थान में जब कभी भी शनि जैसा ग्रह बैठेगा जो कि मंदगामी ग्रह है, तो उसके प्रभावों की कमजोरी होगी। मतलब व्यक्ति का जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, व्यक्ति की जो सामाजिक यश की स्थिति बनी हुई है, वो थोड़े देर से धीरे धीरे प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। तो शनि आपको इसलिए देर से परिणाम कर रहे हैं क्योंकि दशम स्थान से गुरु की राशि बनी है, मूल त्रिकोण राशि बनी है, सम संख्या की राशि में बैठे हैं। तो देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दशम स्थान का ही फल कर रहे हैं, पर वहां पे शनि और गुरु का संबंध आपको आपके कारोबार में न्यायप्रियता जोड़ रहा है, पर सामान्यतया यहाँ पे आपको विलंब से आपका काम बनते हुए नजर आ रहा है। राहु आपकी कुंडली में 12वें भाव में, दूसरों के झगड़े से बच करके रहने की आवश्यकता, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले अपनी स्थिति और अवस्था को जांच लें। ऋण में जाना, लगातार परेशान रहना, भाइयों के कारण दुश्मनी हो जाए, नुकसान कई बार उठाना पड़ता है, दूसरों का खर्च व्यक्ति स्वयं, मैंने कई बार कही ये बात, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। राहु की दृष्टि 4थे भाव पे है, बुध की राशि को देख रहे हैं, इस वजह से माता अच्छी हैं और उनको कोई लंबी बीमारी ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। आयु के साथ बीमारी माता को दिखाई दे रही है। उसकी 7वीं दृष्टि सूर्य पे है, जो आपको धन कमाने के लिए एक अलग तरीके का जो है वो साहस और बल, धैर्य, पराक्रम की आवश्यकता पड़ रही है। उनकी 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे है, जो कई बार आपका दिमाग बेवजह लाभ और हानि को लेकर के
परेशान करने का कारण बन जाते हैं। तो ये आपकी कुंडली के लग्न कुंडली में बैठे ग्रह थे। अब एक बार इस बात को ऐसे समझेंगे कि लग्न में ग्रह बैठा, नवांश में बैठा और दशमांश में बैठा, फिर वो किस तरीके का परिणाम दे रहा है। अब बात करते हैं लग्न कुंडली में। सबसे पहले सूर्य जो बैठे हैं वो सिंह राशि में बैठे हैं। नवांश कुंडली में सूर्य तुला राशि में, मतलब अपने नीच के नवांश में गए हैं, ये ठीक नहीं होता। दशमांशा चक्र में वो सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं और वहाँ पे धनेश होकर के जा रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। इसका अर्थ होगा कि हमें सूर्य की दशा में अपने धन, अपनी पैतृक संपत्ति, अपने पराक्रम और अपने प्रेम, जो दया सहिष्णुता है, परिवार का प्रेम है, इस पे ध्यान देना होगा। सूर्य की दशा में ऐसे परिणाम मिल सकते हैं, थोड़े नेगेटिव। चंद्रमा लग्न कुंडली में कर्क राशि में, नवांश कुंडली में भी कर्क राशि में और दशमांशा चक्र में लग्नेश होकर के मीन राशि में। यहाँ पे चंद्रमा हर जगह बहुत अच्छे हैं और इस हिसाब से कि चंद्रमा के ऊपर कोई विशेष घर्षण नहीं मिल रहा, हम बस अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर न करें। मजबूती से वर्गोत्तम होने के कारण ये ग्रह आपको धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दिनचर्या, बेहतरीन स्वास्थ्य और अच्छा निवेश दे सकते हैं। मंगलदेव आपकी कुंडली के लिए लग्न में बैठे हैं वक्री होकर के 16 अंश 53 कला। नवांश चक्र में वो एकादशवें और छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में। कई बार वहाँ पे पति पत्नी के बीच मतभेद, कभी कभी एक डिस्कशन और मंगल की जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके आधार पर वो आपको 90% तक अच्छे परिणाम देंगे, चाहे वो आपके स्वास्थ्य के मामले में हो, बुद्धि विद्या विवेक के मामले में हो, दाम्पत्य के मामले में हो या फिर कारोबार के मामले में है। आपकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, समझने और सोचने की शक्ति बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी और मजबूती से आप अपनी बात को लोगों के सामने रख पाएंगे। कारोबार में मन लगेगा और उच्चतम स्तर का स्किल व्यक्ति अपने अंदर मंगल की दशा में डेवलप करता हुआ देखा जा रहा है। उस दौरान पत्नी से भी लाभ के योग बन रहे हैं, थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा लाभ। बुध जो हैं आपकी कुंडली में कैसा परिणाम कर रहे हैं, तो चतुर्थ और सप्तम के अधिपति हैं, कन्या राशि में बैठे हैं। नवांश चक्र में वो वृष राशि की यात्रा कर रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में वो पराक्रमेश और 12वें भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। उस दशा काल में बुध की दशा में जातक के जीवन का बुद्धिमान होना, संतान प्राप्त होना, क्रिएटिविटी और कृतज्ञता ये बढ़े। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्ति को छोटे मोटे परेशानियों के साथ बुध की दशा थोड़े बहुत नुकसान करती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि उस दशा काल में आपका मन विचलित हो और प्रेशराइज हो, प्रेशर क्रिएट करे, समस्याएं या कई बार जो आप टारगेट पूरा करना चाहते हैं, जो लक्ष्य निर्धारण आपने किया है, उसको प्राप्त करने में आपको थोड़ी जल्दबाजी या थोड़ी उसकी चिंता सताएगी। देवगुरु बृहस्पति जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर लग्न कुंडली में वृष राशि में, नवांश कुंडली में मेष राशि में, दशमांशा चक्र में भी मेष राशि में बैठे हैं। बुध के बाद गुरु की दशा आपको धनवान, सुखी, पराक्रमी, थोड़ा बहुत व्यय, लेकिन फिर भी व्यक्ति के भाग्य का सुख, दाम्पत्य परिवार और एक अच्छा वातावरण गुरु की दशा देती हुई नजर आ रही है। शुक्रदेव कर्क राशि में, नवांश चक्र में सिंह राशि में, दशमांशा चक्र में मेष राशि में जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें शुक्र की दशा में थोड़े बहुत ही नहीं पर धन की प्राप्ति भी होगी, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। हमारा दिमाग कंसंट्रेशन के साथ काम करे, हमें इसका फोकस बढ़ाना होगा और उस दशा काल में हमें मेहनत भी करनी होगी। मतलब शुक्र की दशा में संपत्ति प्राप्त हो सकती है, कारोबार में मन लग सकता है, क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, समझने की शक्ति बढ़ सकती है और अनुभव भी बढ़ सकता है। लग्न कुंडली में शनिदेव धनु राशि में, नवांश चक्र में मेष राशि में, दशमांशा चक्र में वापस धनु राशि की यात्रा कर रहे हैं। इस वजह से शनिदेव की दशा धर्म, दान, परोपकार, पूजा पाठ, थोड़ी बहुत अनुशासित कृत्य करवा लेने वाला और कभी कभी उदासीनता, ये शनि की दशा में देखने को मिलेगी। मतलब मैंने आपको दशाएं कैसी बीतेंगी ये बताया। राहु लग्न कुंडली में कुंभ राशि में, नवांश चक्र में मेष राशि में, उनकी दशा काल आपको मेहनत करने का बल देगी। अब जरा मैं इसी चक्र को तो समझा दिया, लग्न, नवांश और दशमांशा को। आपको मैं दशमांशा चक्र लेके आता हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रश्न लोगों के दशमांशा चक्र से ही होते हैं। कर्क राशि का दशमांशा बनता है जहाँ के लग्नेश भाग्य भाव में, ये अच्छी बात है। दशम भाव के स्वामी दशम में, गुरु जन्म कुंडली के भाग्येश होकर के दशम में, शुक्र जन्म कुंडली में चतुर्थ होकर के बैठे हैं। तो
कुंडली कैसी बनी? दशमांसा चक्र का कारक ग्रह चंद्रमा, दशमांसा चक्र के कारक ग्रह गुरु, दशमांसा चक्र के कारक ग्रह मंगल, ये तीनों केंद्र या त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। शुक्र भी कहीं लाभेश होकर के बैठे हैं, लाभेश होकर के बैठे हैं, लाभेश होकर के जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, गुरु और मंगल का परिवर्तन। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति जो भी इच्छा चाहता है निश्चित रूप से वो अपने जीवन में पूरा करके जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। बस आपको अपने कंसंट्रेशन पे फोकस करना है, नियमितता पे फोकस करना है। जल्दी से ऊब जाते हैं, इस पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। तो इतनी सारी बातें। तो राहु और केतु की बात हो गई। अब मैं अष्टक वर्ग पे आपको वन लाइनर, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वैसे मैं आपको वन लाइनर बता देता हूं। व्यक्तित्व ठीक है, आयु भी ठीक है, और प्रतिस्पर्धा को समझने की शक्ति भी ठीक है, समस्या को समझने की शक्ति भी ठीक है, आत्मविश्वास और नैतिकीय तत्व ये सब बने हुए हैं। हम अपने धन को और भी ज़्यादा, या धन के प्रति हमारी जो तीव्र उत्कंठा और लालसा है, जो लालच है, उसको और थोड़ा समायोजित करेंगे। हम अपनी वाणी को और भी ज़्यादा शांत करेंगे। जल्दबाजीपन की जो प्रवृत्ति आ रही है उसको हम शांत और कम करने की कोशिश करेंगे। हम मेहनती हैं, इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 1-2% और मेहनत करने के बल को बढ़ा सकते हैं। आलस्य ना करें, इसका बल आपको गुरु का प्रभाव दिखा रहा है। इकट्ठा करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता रही है, आयु है पर स्वास्थ्य की चिंता सता रही है। हमारा मन और भी ज़्यादा शांत हो सकता है, हम और भी ज़्यादा अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे ईर्ष्यालु ना हो, द्वेषी ना हो, किसी भी तरीके से हम ऐसे कमज़ोर ना हो, डरपोक ना हो, हमें इसका भी ध्यान रखें। क्योंकि मीन लग्न के हैं, कई बार व्यक्ति डर जाता है, तो ऐसा भाव रखना चाहिए। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी, माता बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, घर परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी, कुटुंब के साथ अच्छे संबंध, ये सब आपको अपने हिसाब से विकसित करने का बल बढ़ाना होगा। इस कुंडली में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा सामान्यतः थोड़ी देर से मिलने के योग हैं। बचपन बहुत अच्छा बीता है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बुढ़ापे की संगत या बुढ़ापे की स्थिति थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। हमें उसको ठीक करना है और कोशिश करें तो केतु की दशा तक अच्छी खासी संपत्ति या तो बटोर के रख लें या अपने आप को आमदनी के मामले में सुरक्षित कर लें, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकता है। समस्या को समझने की शक्ति और भी ज़्यादा पैनी करनी होगी। उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पर हमें दिनचर्या का पालन करना होगा। बुध की दशा में कई बार चीज़ें बिगड़ी हैं और काम हुआ नहीं है। उसके बाद हमें अपने कंसंट्रेशन पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है, लगातार काम करने की आवश्यकता है। हमें बजरंगबली की पूजा करनी है, अपने आप को साहसी बनाना है, और भाग्य भाव की स्थिति के आधार पर हमें वहाँ पे बल अंक की कम मिल रही है। इस वजह से हमें अगर हो सके तो अपनी धार्मिकता और भी ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। हम निश्चिंतता की तरफ कितना बढ़ रहे हैं ये सोचने की आवश्यकता है। उसके बाद ये कुंडली सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेगी। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का योग इस कुंडली में लगा हुआ है। कुंडली ऋणी ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। बस इतनी सी बात है। रत्न के आधार पर आपकी कुंडली के हिसाब से आप जीवन पर्यंत अगर कोई रत्न पहनना हो तो आप गुरु का रत्न पहन सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। और इस कुंडली में नक्षत्र के हिसाब से देखें तो पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। अंक इस कुंडली के लिए 1 और 3 रहेगा। दिशा धन कमाने के लिए आपकी कुंडली के हिसाब से दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पूरब रहेगी। मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, पूरब दिशा के मकान में आपका निवास बहुत अच्छा माना जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। दिन गुरुवार और सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। अष्टक वर्ग के बाद अब मैं आपका ध्यान होरा चक्र पे लेके आता हूँ, जहाँ आपकी कुंडली में गुरु, सूर्य, शुक्र, राहु, केतु और चंद्रमा आपको धन देने वाला बना रहे हैं और जीवन को सुखी बना रहे हैं, जबकि बुध, मंगल और शनि आपके जीवन में संघर्ष डालने वाला बना रहे हैं और कई बार होते होते काम को बिगाड़ने वाले बन रहे हैं। क्योंकि मंगल इस कुंडली के लिए भाग्य के साथ साथ धन के स्वामी हैं, उनके ठीक पीछे राहु बैठा है। इस वजह से थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी हो रही है। इतनी सारी चीज़ें। भवन, भूमि, वाहन आदि का अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो बजरंगबली की पूजा करें, सूर्य की उपासना करें। और वैसे आपकी कुंडली में भवन, भूमि, वाहन का सुख आपके पिता और आपके माता के आशीर्वाद से है, उसके प्रति आपका ध्यान जा रहा है और वो पूरा भी होगा। इनसे संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो भवन, भूमि, वाहन से संबंधित, तो शनि और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। माता और पिता का प्रभाव आपकी कुंडली में, माता को कफ, वात और पित्त तीनों की बीमारियां परेशान कर रही हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं दिख रहा है। लेकिन पिता का स्वभाव सामान्यतः थोड़ा एनर्जेटिक ज़्यादा है।
संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में 100% है। संतति आपकी कुंडली में भाग्यशाली नजर आ रही है, वो खेल के क्षेत्र में सफल होती हुई नजर आ रही है। इतनी सारी चीजें। लग्न में गुरु बैठे हैं, किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यश केंद्र बृहस्पति। चलित चक्र की स्थिति के आधार पर आपकी कुंडली में अगर मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर सूर्य और केतु चतुर्थ स्थान में ही बैठे नजर आ रहे हैं। नहीं, चलित चक्र के आधार पर जो स्थिति बन रही है उसमें सूर्य और केतु का प्रभाव कोई परिवर्तन वाला ज़्यादा नहीं दिख रहा है, कोई भी ग्रह मुझे बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, लग्न का मान जो है वो 21 अंश का है, इस वजह से हमें थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी होगी। कहने का अर्थ है कि कई बार हम निर्णय लेने में जल्दबाजी कर देते हैं। यहाँ पे सूर्य और केतु, अब जरा ध्यान से देखें तो चंद्रमा से शुक्र का एक साथ बैठना ये व्यक्ति के इमोशनल कनेक्शन को बढ़ाता है। उसी चंद्रमा से दूसरे घर में सूर्य का बैठना, कई बार ये सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देना चाहते हैं पर चंद्रमा और सूर्य आमने सामने या चतुर्थ दशम या द्विद्वादश में चले जाते हैं तो कई बार ये संघर्ष, नुकसान, माता पिता के मतभेद बढ़ा देते हैं। उसी चंद्रमा से 3 घर आगे बुध निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। 6 घर आगे शनि नौकरी और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, साहसी बनाते हैं। 8 घर आगे राहु रोगी बनाते हैं। 9 घर आगे मंगल यशस्वी बनाते हैं। और 11वें घर में गुरु का बैठना धन मान पद प्रतिष्ठा आदि का प्रभाव देते हैं। क्लियर है? अरिष्ट चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूं, जहां हमें सावधान रहना होगा। कफ जनित बीमारी परेशान न करे, साइनस, ठंडी वाली बीमारियां और हार्मोनल डिसबैलेंस, माथे का दर्द और पेट के पाचन तंत्र की समस्या, ये एग्जैक्टली यही परेशान कर सकती है। बाकी तो ऐसे आपकी कुंडली में पूजा पाठ वगैरह सामान्यतः ठीक ठाक देख रहा हूँ। और अगर अंश बल के आधार पर मैं बात करता हूँ तो आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ सूर्य देव आत्मकारक ग्रह बन रहे हैं। अमात्य कारक ग्रह के आधार पर 16 अंश के साथ मंगल देव बन रहे हैं। लग्न कुंडली के आत्मकारक ग्रह जो सूर्य हैं वो नवांश कुंडली में नीच के हो रहे हैं। गुरु राहु शनि का प्रभाव झेल रहे हैं, इस वजह से हमें धन कमाने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है या कई बार हमारा पराक्रम हमें कमजोरी से परिणाम कर रहा है। जबकि लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, नवांश कुंडली में वो मित्र की राशि में बैठे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं। इस कुंडली की एक तरह से क्षति कर रहे थे सूर्यदेव, आत्मकारक होकर के नीच के बैठे थे, लेकिन उसकी पूर्ति मंगल और गुरु का संबंध कर दे रहा है। इसका अर्थ होगा कि भाग्य भाव के स्वामी जहां नवांश में बैठे हैं उसका अधिपति गुरु उन्हें देख रहा है और परिवर्तन योग बना रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि गुरु और मंगल आपकी कुंडली में आपकी कुंडली को आगे बढ़ाने वाले बन रहे हैं कई बार। क्लियर है? अब क्या बताऊं? दशाओं के क्रम में अगर मैं बात करता हूं तो आगे आने वाले हैं केतु नवंबर में, तो केतु की महादशा में बुध का अंतर जो अंतिम में आएगा और केतु की महादशा में शुक्र और चंद्रमा का अंतर जो कि जल्दी ही आने वाला है। हमें इसमें अपने स्वास्थ्य और अपने आर्थिक परेशानियों को शांत करने की कोशिश करनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर मैं देखूं तो ये कुंडली आगे शुक्र की दशा को जो 2032 में आएंगे, वो उस शुक्र की महादशा में राहु का अंतर, उस शुक्र की महादशा में शनि का अंतर और उस शुक्र की महादशा में केतु का अंतर परेशान करने वाला हो सकता है। 2052 में सूर्य आएंगे, उस समय की स्थिति अभी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।